आइए आपके सामने हमारा प्रयास। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग बात करने वाले हैं PYQ सेशन पे। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी 2024 के लिए। PYQ क्या लगता है, सिर्फ पुराने साल के सवाल सॉल्व करना ही मकसद होना चाहिए? नहीं, यूपीएससी एक अलग लेवल की संस्था है। वो स्टूडेंट से डिमांड करती है कि स्टूडेंट सिर्फ पेपर सॉल्व ना करे, बल्कि हम सवाल पूछते कैसे हैं और स्टूडेंट्स को फंसाने की कोशिश कैसे करते हैं वो भी वो डेवलप कर ले, क्योंकि उनको एक स्मार्ट स्टूडेंट चाहिए। सिर्फ मेहनती नहीं, स्मार्ट स्टूडेंट चाहिए ताकि चीजों को स्मार्टली हैंडल करे। PYQ में हम यही करने वाले हैं। सवाल सामने होंगे, जवाब भी उसका होगा, लेकिन अगर कुछ सवाल ना आए या कुछ ऐसे सवाल जहां से जवाब उसी सवाल के विकल्प में से निकल रहा है, वो सब देखेंगे। ये प्योर हिंदी मीडियम में है, इसके बाद इंग्लिश में भी आपको ये चीजें धीरे धीरे मिलने लगेगी। आप इसको ऐप पर भी देख सकते हैं, ऐप पे तो ऑलरेडी अपलोडेड है, बट अब जो नया सीरीज आ रहा है ना, वो सबके सब ऐप पे भी आ जाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, केबीसी का पहला सवाल, कौन बनेगा करोड़पति। सुनिए, पहला सवाल है, पृथ्वी ग्रह पे उपयोग के लिए अलवण जल मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा का लगभग 1% से भी कम है। पृथ्वी ग्रह पे पाए जाने वाले कुल अलवण जल यानी मीठा पानी 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रक और हिम नद से आबद्ध है। ये कहा गया है उपरोक्त में से कौन सा या से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना ही एक ना ही दो। अब सवाल, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर थोड़ा सा भी अगर आपने फोकस किया होगा इस सेक्शन को पढ़ने पे, तो आप आंसर आराम से निकाल लेंगे। पहले पहला ऑप्शन क्या कहता है? हम लोग बहुत गहराई से हर एक सवालों को देखने वाले हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह पे उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल यानी जो मीठा पानी है उसके कुल मात्रा का 1% से भी कम हमारे पास है, जो इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी ग्रह पे पाए जाने वाले कुल अलवण जल का जो मीठा पानी है उसका 95% ध्रुवीय बर्फ के रूप में। देखिए, एक डाटा है, उस डाटा पे पहले देख लेते हैं। पृथ्वी टोटल 71% के आसपास पानी ही पानी है, और उसमें से 97% जो है वो महासागर और सागर के अंदर है। सोचो, यानी 97% हिस्सा खारे पानी का है जिसको हम नहीं पी सकते। हो गया। इसके बाद बचता है, तो जितना हमारे पास 3% के आसपास बचता है ना, जो अलवण जल है, जो खारा पानी नहीं है, उसका 68.7 के आसपास अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, इन सब जगह पे ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। तो एक बड़ा हिस्सा, लेकिन वो 95% नहीं है, 68.7 के आसपास है। और भी बहुत कुछ है, यानी अगर इसको आप छोड़ दीजिए तो 30% के आसपास जो है वो ग्राउंड वाटर है। मीठे पानी का 0.3 से 0.6% के आसपास ही हम झीलों में, नदियों में या दलदलों में देखते हैं। तो ये जितना झील, नदी, ये सब दिख रहा है ना, जितने पानी है जो ड्रिंकेबल पानी है, जो पीने योग्य पानी है, उसका मात्र 0.3 से 0.6, डाटा थोड़ा सा वेरी कर रहा है, अलग अलग जगह से अलग अलग मिलेगा, तो उतना ही है, 1% से कम है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। दूसरा ऑप्शन कहता है 95% के आसपास ध्रुवीय बर्फ या छत्रक के रूप में है, तो ये गलत है। 68 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो 68 पॉइंट समथिंग यानी लगभग 69% के आसपास जो है वो बर्फ के रूप में है। बाकी सब हमें सरफेस वाटर के रूप में या ग्राउंड वाटर के रूप में दिखता है। तो ये सारा फैक्ट है। इसके बाद अच्छा, एक और हिस्सा है यहाँ पे फैक्ट है, वो ये है कि 0.001% वाटर वेपर और बादल के रूप में भी है,
जो क्लाउड देखते हो और जो वाटर वेपर है वो 0.001% के आसपास है। तो ये एक आंकड़ा है। और पृथ्वी पे टोटल 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी है, ऐसा भी अनुमान लगाया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। इसके बाद दूसरा सवाल है कि इनमें से जो सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी अन्य तीनों के तुलना में अधिक सूरज को परावर्तित करता या करती है? यह सवाल है। पहला ऑप्शन बालू मरुस्थल, दूसरा ऑप्शन धान के फसल युक्त भूमि, तीसरा नवपात हिम से आच्छादित भूमि और चौथा है प्रेरी भूमि। तो इसमें आई थिंक किसी को भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। एक डाटा है, वो डाटा सुन लीजिए कि जो ताजा बर्फ यानी जो फ्रेश स्नो होता है ना, अभी आ रहा इमेज, ये फ्रेश स्नो सबसे अधिक रिफ्लेक्ट करता है। लगभग 80 to 85% रिफ्लेक्शन है। जो सूरज इसके लाइट इस पे पड़ता है ना, उसको 80 to 85% रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन कौन वाला? फ्रेश स्नो सबसे अधिक करता है। इसीलिए मनाली, अलग अलग हिल स्टेशन पे जो लोग जाते हैं स्नो के टाइम में खास करके, तो स्ट्रिक्टली पोलर ग्लास रिकमेंड किया जाता है। बिना पोलर ग्लास के आंखें खराब हो सकती है। हो गया। और अगर पृथ्वी का हम देखें एल्बिडो, तो पृथ्वी का जो रिटर्न करने का रेशियो है वो 0.3 है। यानी टोटल जो 100 आता है उसमें 30% ऊपर रिटर्न हो जाता है और 70% पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो एब्जॉर्ब करने का है वो 70% और रिटर्न करने का 30% है। रेगिस्तान 0.40% रिटर्न करता है और ग्रासलैंड 0.25% रिटर्न करता है। तो इस तरह से सबके अलग अलग रिटर्न करने के का तरीका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड के विचलन का कारण क्या है? तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का घूर्णन और दाब। क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में होता क्या है? ये पृथ्वी का घूर्णन है, होगा पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी अपने एक्सेस पे घूमते समय इतना स्पीड निकलता है ना, उसका स्पीड के कारण एक फोर्स जनरेट होता है, उसी को हम लोग कोरियालिस फोर्स कहते हैं। पृथ्वी के अपने एक्सेस पे घूमने के कारण जो फोर्स जनरेट होता है दैट इज कोरियालिस फोर्स। और यहां एक फेरल लॉ भी आ जाता है। यहां पे ये कहना है फेरल साहब का कि जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध से यदि दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जा रही है, यानी अगर दक्षिणी गोलार्ध की तरफ हवा जाएगी तो वो लेफ्ट साइड में मुड़ जाएगी। वही हवा यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में जाएगी तो वो अपने राइट ओर मुड़ जाएगी। तो उत्तरी गोलार्ध में हवा के दाहिनी तरफ मुड़ना और साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर मुड़ना पृथ्वी के उस रोटेशन के कारण उत्पन्न कोरियालिस फोर्स के कारण या कोरियालिस इफेक्ट के कारण होता है। तो ये सिंपल सा सवाल था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल में, अगला सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है। हम लोग जानते हैं ना कि आयन मंडल के कारण ही रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया है, अदरवाइज ये संभव नहीं था। तो रेडियो कम्युनिकेशन जो पॉसिबल हुआ है आयन मंडल के कारण, तो वो कैसे? अब पहला ऑप्शन, ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंग को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है, पहला। दूसरा रेडियो तरंगों का दीर्घ तरंग अति दीर्घ होती है, इसीलिए। अब ऑप्शन विकल्प चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना ही एक ना ही दो। अब चलिए एक बार हम लोग बात करते हैं। अब ठीक से सवाल समझिए। हमें नहीं पता आंसर क्या है, लेकिन हमने यूपीएससी की तैयारी की है और एग्जाम में बैठे हैं, तो थोड़ा तो पढ़े होंगे ना पहले। अब इसको देखो कैसे ये ऑप्शन पे बनता है आपके। पहला विकल्प, ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंग को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। ओजोन लेयर किस स्फीयर में है? स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। आयन मंडल में नहीं है ना, समताप मंडल में है ना। तो ओजोन परत के कारण रेडियो वेव वापस आता है। पहला कट गया। अब देखिए, पहला कटने का मतलब क्या हुआ पता है?
आप ठीक से ऑप्शन को देखिए, आपका पहला ए ऑप्शन कट गया। पहला कटने का मतलब है बी ऑप्शन कट गया, सॉरी सी ऑप्शन कट गया, एक और दो दोनों। अब आपके पास दो विकल्प बच रहे हैं, केवल दो, या ना ही एक ना ही दो, यही है ना। देखो कैसे ऑप्शन कट गया। अब रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य दीर्घ होती है, वेवलेंथ दीर्घ होता है। और मतलब लाइफ में नहीं, यूपीएससी पढ़ने के दौरान एक दो बार एटलीस्ट कम से कम पढ़े होगे जब आयन मंडल, तो आपको पता होगा कि आयन मंडल से, जिसको आयनोस्फीयर कहते हैं, हर तरह की तरंग वापस आ जाती है। तो दीर्घ और लघु और मध्यम से हमको नहीं फंसना है, हर तरह की तरंग वापस आती है, तो लघु भी आता है। तो ऑप्शन दूसरा क्या कह रहा है कि रेडियो तरंगों के तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती है। तो क्या शॉर्ट वेव नहीं आता, क्या मीडियम वेव नहीं आता, सब आता है। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं हुआ, तो दो कट गया, इसीलिए वापस आता है, ये भी विकल्प नहीं हुआ, ये भी कट गया। और जब कट गया तो आपका आंसर क्या निकल के आता है, डी ऑप्शन। इसके लिए बहुत विद्वान बनने की जरूरत नहीं है ना, एक कॉमन सेंस पे ये सवाल बन रहा है, कोई फैक्ट्स नहीं, कुछ भी नहीं। अभी ऐसे बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग। देखो रेडियो आयन मंडल वैसे 80 to 400 किलोमीटर के बीच में है, और वहां आयंस है, उस आयंस के कारण रेडियो वेव वापस आता है और वहां लेयर्स भी मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखो ये भी सवाल बहुत ही कमाल का है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा फैक्ट पे पकड़ आपको इस सवाल से निकालो। सवाल है, यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आया बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना एल नीनो से कैसे अलग है? क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या आया नहीं आया हमको अब पढ़ना ही नहीं, समझो इसको। अब ये सिर्फ डराने के लिए बताया गया है, अब वहां सवाल ही नहीं है, ये सवाल ही नहीं है। सवाल क्या है, ला नीना एल नीनो से कैसे अलग होता है, बस इतना ही छोटा सा सवाल है। यूपीएससी शब्दों के जंजाल में फंसाने की कोशिश करती है, सवाल आपका इतना ही है, ला नीना एल नीनो से अलग कैसे होता है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन पे आइए। ला नीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से परिचित होता है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर के समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से चरित्रित होता है। दूसरा, एल नीनो का भारत की दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु ला नीना का मॉनसूनी जलवायु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। देखो यूपीएससी कितना स्मार्टली अपने क्वेश्चन और आंसर को देती है। आप थोड़ा स्मार्ट होंगे ना तो एकदम थोड़े पढ़ाई पे आपका एग्जाम निकल जाएगा। कैसे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पहले ही बोल दिया, ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी, इसमें संदेह है। ठीक है, इसमें संदेह है। ठीक है, यहां पे ये लिखा है, नीचे देखिए क्या लिखा है। पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, ला नीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण, कहानी खत्म, यही हो गई, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ला नीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण के कारण आता है, कहानी खत्म हो गई। प्रशांत महासागर की विशेषता है, हिंद महासागर की बात कर दिया, आपका ऑप्शन यहीं कट गया, एक नंबर आपका कट गया, केवल एक गया, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन आपका कट गया। अब देखो ए भी कटा और सी भी कटा। अब देखिए, अब है अगला ऑप्शन कि एल नीनो का भारत की दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बहुत बढ़िया। ला नीना का नहीं पड़ता। एल नीनो के प्रभाव से, हम लोग कॉमन सेंस है, एल नीनो के प्रभाव से क्या आता है, सूखा, और ला नीना के प्रभाव से क्या आता है, बाढ़। तो जब ये, और इन्होंने क्या लिखा, ला नीना का मॉनसूनी जलवायु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता तो बाढ़ नहीं आती ना। तो एल नीनो से जहां मॉनसून पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वही प्रभाव ला नीना से भी पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कट गया। और एक्सट्रीम ऑप्शन अक्सर हाँ कटता है, वो एक्सट्रीम ऑप्शन का ये एग्जांपल है कि ला नीना का मॉनसूनी जलवायु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव। ये कोई वर्ड जो मिल जाए ना,
तो भी समझिए कि गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ गए। तो ऐसे करके अपने आप को तैयार कीजिए। अभी हमारे सीरीज के साथ ऑप्शन 1 भी गया, 2 भी गया, तो डी ऑप्शन आपका निकल के आ गया। एक्चुअली एल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाला धारा है। 3-4 सालों पे जो पेरुवियन की धारा है ना, जिसको हमबोल्ट की धारा कहते हैं, वो गर्म हो जाता है नेचर में, और ये क्रिसमस के आसपास होता है। तो मछलियां, टेम्परेचर कभी कभी इतना अधिक हो जाता है 40-45 डिग्री कि मछलियां मर के खुद ऊपर उठ जाती है, और ये क्रिसमस के आसपास होता है। तो इसको वहां के लोग क्या कहते हैं, गिफ्ट ऑफ क्राइस्ट। तो ये होता है। और जब एल नीनो आता है ना, तो मॉनसून फेल करने की संभावना है। जैसे इस बार भारत का मॉनसून कमजोर हो सकता है क्योंकि एल नीनो आ चुका है। अगर इस बार नहीं आया तो अगली बार जरूर फेल करना है। और एल नीनो के बाद बारी आती है ला नीना की। तो एल नीनो जहां सूखा लेके आता है, ला नीना वहीं पे बाढ़ लेके आता है। क्योंकि मॉनसून के दौरान आपने सुना होगा या आप जानते हैं पढ़ने के दौरान, ताहिती आइसलैंड और फ्रेंच पोलिनेशिया का ताहिती आइसलैंड और ऑस्ट्रेलिया का पोर्ट डार्विन, उसके टेम्परेचर के अंतर के कारण हम पता लगा पाते हैं कि मॉनसून आ रहा है या जा रहा है, फ्लिप फ्लॉप करेगा या हिट करेगा। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक और सवाल है। हाल ही देखो सवाल है, अब देखिए कैसे बनेगा। हाल ही में एक नई प्रकार की एल नीनो जिसका नाम एल नीनो मोडोकी है, ये 2010 का सवाल था करंट अफेयर्स का। एल नीनो मोडोकी है, समाचार में थी। इस प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जिसने नहीं देखा होगा न्यूज, अब वो क्वेश्चन पढ़ते ही घबरा जाएगा कि हो गया, हमारे हाथ से गया। अब देखिए, सामान्य एल नीनो मध्य प्रशांत महासागर में बनता है। सामान्य एल नीनो मध्य प्रशांत महासागर में बनता है, जबकि जो एल नीनो मोडोकी है वो पूर्वी प्रशांत महासागर में बनती है। ठीक है, पूर्वी प्रशांत महासागर में बनती है। दूसरा, सामान्य एल नीनो के परिणाम स्वरूप अटलांटिक महासागर में ह्रासमान प्रभंजन पैदा होता है, परंतु एल नीनो मोडोकी के परिणाम स्वरूप ज्यादा से ज्यादा आवृत्ति में प्रभंजन पैदा होते हैं। प्रभंजन का मतलब डिस्टर्बेंस से लिया गया है, वो पैदा होते हैं। अब सवाल है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ये जो मोडोकी है, ये भी अब जब ये एल नीनो का ही पार्ट है तो मोडोकी अलग कहां चला जाएगा, वो क्यों पूर्वी प्रशांत महासागर में जाएगा। जब एल नीनो मोडोकी ही कहते हैं तो वो अलग क्यों जाए। अगर हमें नहीं भी आ रहा तो हम पकड़ेंगे ना कि जब एल नीनो मध्य प्रशांत महासागर में बन रहा है तो एल नीनो मोडोकी पूरब में क्यों जाएगा। तो ये पूरब में नहीं जाएगा, ये भी वहीं बनेगा जहां एल नीनो बन रहा है। ठीक है, इससे आप इसको पकड़ लेंगे। अगला सवाल, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में, आसान सवाल है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पवन अधिक सशक्त क्यों होता है या और तथा अस्थायी क्यों होती है। उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन सुनिए, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, यानी लैंड का टुकड़ा कम है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियालिस बल अधिक होता है। यह सवाल पूछा गया है। सिंपल सा फैक्ट है, आपको पता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध में वेस्टर्ली विंड है उसी को ना गरजती 40, प्रचंड 50, सीखती 60 कहा जाता है। कारण उसका जो मेन है वो कारण ये है कि अब देखो मैप दिख रहा है ना, इसमें नॉर्थ की तरफ देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, चारों तरफ जमीन जमीन जमीन, बैरियर्स, रुकावटें बहुत है। दक्षिणी गोलार्ध रुकावटें ना के बराबर है, बहुत कम है। तो आप कभी अपने आसपास के इलाके में देखना, जब कभी तूफान का मौसम आता है, अगर खेत पूरा खुला है तो आवाज एकदम शोर करते हुए हवा आवाज करते जाती है, लेकिन वही बिल्डिंग्स चारों तरफ हैं तो हवा डिस्टर्ब हो जाता है। तो एकदम से जो परमानेंट हवा और एकदम कहते हैं ना बेतहासा भागने वाली हवा, तो वो इसीलिए बनती है कि वहां लैंड का टुकड़ा काफी कम है। क्लियर। अब आगे देखिए अगला, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच में क्या अंतर होता है। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच में क्या अंतर होता है, देखो अच्छे से। पहला, क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं होती है, जबकि धूमकेतु हिम शीतित गैस से निर्मित है जिन्हें चट्टान और धातु आपस में बांध के रखता है। पहला हो गया। दूसरा, क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के बीच में मिलता है,
धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच में पाए जाते हैं। अब देखिए तीसरा, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं जबकि क्षुद्र ग्रह नहीं दर्शाता है। अब हम एक काम करते हैं, अब इसमें सबसे ज्यादा श्योर जो है उसको पकड़ते हैं। सबसे ज्यादा श्योर कौन है? तीसरा वाला। देखो ठीक से, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं। तो धूमकेतु में आप देखते हैं एक अलग से जाता है जो लाइट करता है, लेकिन क्षुद्र ग्रह ऐसा नहीं करता। लेकिन धूमकेतु कर रहा है, क्षुद्र ग्रह नहीं कर रहा है। ठीक है, ये एक 3 उठा लेंगे। जब हम 3 उठाएंगे तो ए को छोड़कर तीनों ऑप्शन दिख रहा है, बी, सी एंड डी दिख रहा है। अब हमको कोई ना कोई एक काटना है और, ठीक है, अभी एक पे आना होगा जिसको काउंटर करना है। तो ये मतलब आसान सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है। हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको पकड़ना सिखा रहे हैं। दूसरे पे चलिए, क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल। तो क्षुद्र ग्रह मंगल बृहस्पति के बीच में, जबकि धूमकेतु शुक्र और बुध के बीच में। धूमकेतु के साथ ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी नहीं है। 2 नंबर आपका कट रहा है, और अगर 2 कटेगा, क्योंकि है ही नहीं, कहीं पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है, वही आपका जवाब है। तो अब देखो कट रहा है, कैसे कटेगा? दूसरा नंबर ए कट गया, 1 और 2 नहीं होगा तो ए गया आपका। डी कट गया, 1 2 3 कट गया। ठीक है, अब 2 में फंस रहे हैं आप, केवल 1 3 और 3। अब देखिए कैसे होगा। अब हम लोग 1 पर जाते हैं। धूम क्षुद्र ग्रह लघु चट्टान ग्रहिकाएं हैं, जबकि धूमकेतु हिम शीतित गैस से निर्मित है और चट्टान और धातु को आपस में बांधे रखते हैं। ऑब्वियसली यही वाला है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 3 को ले लेंगे और यही हमारा आंसर है। एक्चुअली धूमकेतु को हम एस्ट्रॉयड भी कहते हैं, और वो घूमता रहता है, छोटा साइज का होता है, चारों तरफ घूमता रहता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में सूरज की परिक्रमा भी करता है, और साइज छोटा से लेके बड़ा, 1 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर ऐसा भी बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, धूमकेतु का क्या है, उसका कोई साइज फिक्स नहीं होता, कोई साइज। उसके अंदर पत्थर होता है, धूल होता है, बर्फ होता है, गैस होता है, और वो घूमता रहता है, वो सालों भर घूमता है। लेकिन उसका पूंछ नहीं रहता हमेशा। पूंछ कब उसका होता है? पूंछ तब उसका होता है जब वो सूरज के नजदीक आने लगता है। जब वो सूरज के नजदीक आता है ना, तो गर्मी के कारण वो जो बर्फ वाला हिस्सा है वो जल के धुआं उससे निकलने लगता है। तो वो बहुत तेज घूम रहा होता है, तो वो जो धुआं निकलता है ना, वही उसके अपोजिट साइड में दिखने लगता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को मतलब पूंछ कहते हैं। और वो धूमकेतु के अंदर आप देखने को आपको मिलेगा। तो ये काफी है। आगे, सामान्यतः पृथ्वी के सतह से, समझिए इसको, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है। हम सब जानते हैं तापमान कम होता है। सवाल है कम क्यों होता है? ठीक है, यही ना पूछा गया है। क्योंकि पहला, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। दूसरा, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। और तीसरा, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। एक बार आते हैं ऑप्शन पे, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। अब तीनों ऑप्शन पे आते हैं। पहला तो थर्ड वाला कंफर्म है कि ऊपर जाएंगे तो हवा की मात्रा कमती है, डेंसिटी कमती, ये हमें जानकारी है। 3 नंबर देखते हैं तो एज इट इज पहले वाले की तरफ बी, सी एंड डी निकल के आ रहा है। तीनों में 3 है, तो इससे काम बनेगा नहीं। दूसरा, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। सही है क्या? ऊपरी वायुमंडल में ह्यूमिडिटी अधिक होती है? नहीं, ह्यूमिडिटी का 95% तक तो ट्रोपोस्फीयर में ही समाप्त हो जाता है। क्षोभ मंडल में ही जलवाष्प की 95% के आसपास, क्योंकि पानी भारी होता है ना। अगर ये मिलता ऊपर की तरफ तो गर्मी वहां पर भी होती, क्योंकि पानी के ऊपर अलग अलग पार्टिकल जमा होते हैं, वो सूरज से लाइट एब्जॉर्ब करता है, उसको फिर रिफ्लेक्ट करता है, तो उसकी कहानी अलग होती। ठीक है, वहां पे ज्यादा गर्मी होता, कम गर्मी नहीं होता। ऊपर में आर्द्रता जो है अधिक नहीं होती है, बल्कि कम हो जाती है। गलत आंसर मिल गया, ऑप्शन मिल गया। 2 को काटिए, 3 आपका सही है, 2 आपका कट रहा है। 3 आपका सही है, 3 ऑप्शन निकला, 2 आपका कट रहा है। इसने बी को भी काट दिया और डी को भी काट दिया।
डी को भी काट दिया, अब केवल सी ऑप्शन पे आंसर निकल गया आपका, 1 और 3। एक नहीं पता है हमें, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम 3 सही है और हम ये भी जानते हैं कि 2 गलत है, तो आंसर निकल गया ना। तो ऐसे करके आंसर आपको वहां पे निकालना है। और लास्ट सवाल, समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता से उड़ता है, इसका स्पष्टीकरण देना है। तो समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होता है। उसके बाद समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना ही 1 ना ही 2। अब रुक जाइए, समताप मंडल में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होता ना, वर्टिकल एयर नहीं फ्लो होता, वर्टिकल नहीं होता, तो आपका 2 सही हो गया। 2 सही हो गया, इट मीन्स कि आपका ए गया और डी गया। अब या तो बी होगा या सी होगा। अब एक देखते हैं क्या कहता है, समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होता। ये कहानी बारिश की, बादल की, तूफान की, हवा चलने की, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी है, वो सब कहानी आपको पता है किस में होता है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर में। सब कुछ यही होता है ना, ये जानकारी है आपको और हमें दोनों। आंसर सामने, 1 और 2 दोनों। तो इस अप्रोच के साथ हमें यूपीएससी के पेपर सॉल्व करने हैं। PYQ का ये सेशन चलता रहेगा, सारे सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके। हिंदी में भी करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे, दोनों सेपरेट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।